हेलो दोस्तों, पॉलिटी एमसीक्यू बैच के क्रम में आज का हम लोग का टॉपिक होगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन के आ रहे होंगे ना, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इसको दो पार्ट में देखा जाएगा। प्रश्न ज़्यादा बनेंगे इसलिए इसको दो पार्ट में देखा जाएगा। आज हम लोग कम से कम 40 प्रश्न आज देख लेंगे और 40 या 50 प्रश्न कल के क्लास में देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न पहला देखिए, कह रहा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है। तो मैं आपको एक ट्रिक लिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ट्रिक है पकानी को का दो दशम। ठीक है, और इसी ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा याद हो जाएगा। पकानी मतलब होता है पद और ये चालू होता है 52 से। तो प से मतलब पद 52 में, को मतलब कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है, किसमें है, 53 में। नि मतलब क्या होता है, निर्वाचन, किसमें है, 54 में। को मतलब होता है कोटा, कितना में है आपका, 55 में। और का मतलब होता है कार्यकाल, कितना में है, 56 में। और दू मतलब होता है कि क्या भारत का राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन हो सकता है कि नहीं, इसकी बात कितना में है, 57 में। योग्यता की बात किसमें है, 58 में। 59 में क्या है, दशा यानी कि शर्तें, कितना में है, 59 में। और 60 में क्या है, तो स्व से मतलब क्या होता है, शपथ। 60 में क्या है, शपथ। और म मतलब क्या होता है, महाभियोग, कितना में है आपका, 61 में। इतना तक आप याद रखिएगा। तो पद किसमें है, आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 में कार्यपालिका का प्रमुख होगा। यहां देखिए कार्यपालिका, प्रश्न नंबर पहला ना, प्रश्न नंबर पहला, कार्यपालिका का प्रमुख किसके तहत होता है। तो आर्टिकल 53 के तहत, आर्टिकल 53 के तहत होता है। ठीक है, चलिए। और का मतलब क्या, का कार्यपालिका का प्रमुख, हाँ 53। नि मतलब क्या, निर्वाचन, 54 में। कोटा 55 में। और इसका कार्यकाल 56 में। दोबारा निर्वाचन हो सकता है कि नहीं, 57 में। और योग्यता किसमें, 58 में। दशा यानी कि शर्तें कितना में, 59 में। और स्व मतलब शपथ 60 में। और म मतलब महाभियोग 61 में। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद किसमें है, आपको दिख रहा है, किसमें है, 52 में है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। योग्यता की चर्चा किसमें है, योग्यता, योग्यता की किस आर्टिकल में। तो योग्यता की चर्चा आपका कितना में है, 58 में। ये भी बात याद रखेंगे, योग्यता की चर्चा किसमें है, 58 में। तो योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी बात सत्य है। उसे लोकसभा के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए, सही बात है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन के प्रावधान है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है, 54 में ना, इसमें 54 है ही नहीं, तो आप बना लेंगे क्या, आर्टिकल 54। ठीक है, आप बना लेंगे आर्टिकल 54। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो वही दोबारा निर्वाचन कितना में है, आर्टिकल 57 में। दोबारा निर्वाचन की बात कितना में हुआ है, आर्टिकल 57 में। तो भारत का राष्ट्रपति वो कितने भी बार क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन वही अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो किस प्रकार होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। अब कौन कौन भाग लेते हैं अभी उसकी चर्चा होगी, या लाइए मैं बता देता हूँ कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। तो ये आपका संसद है, जिसमें आपका ये लोकसभा है और एक क्या है? राज्यसभा है। इसके जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेंगे, और साथ में जो राज्य की जहां द्विसदनी व्यवस्था है और कहीं कहीं एक सदनी व्यवस्था है, तो यहाँ केवल क्या होते हैं? जो विधानसभा होते हैं, विधानसभा, लेकिन विधान परिषद नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या समझे? लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आपका 8 कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सा पद्धति अपनाई जाती है? तो पद्धति होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। अगला प्रश्न करा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का यदि कोई समस्या है या फिर कोई विवाद हो गया है तो उसे कहाँ पे सुलझाया जाएगा? तो वह सुलझाया जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने से पहले टोटल आपके पास राज्यसभा और लोकसभा से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? यानी कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसे कहाँ पे सुलझाया जाएगा? यह बात की चर्चा हुआ है आर्टिकल 71 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? यदि आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं तो आपको मात्र 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? यानी कि कौन सा किस अनुच्छेद के तहत वह 5 वर्ष के अवधि तक बना रह सकते हैं? यानी कि कार्यकाल पूछा है। क्या पूछा है? कार्यकाल। तो अभी हमने आपको एक ट्रिक सिखाया है, पकानी कोका दुयोदशम। तो कार्यकाल की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 56 में है ना, आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 56 में। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। अभी हमने आपको बता दिया कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, वोट दिया जाता है। तो कहाँ है? संसद के सभी सदस्य नहीं, ये तो गलत है, सभी नहीं होते हैं, केवल निर्वाचित होते हैं। संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यही सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता? इसमें कौन शामिल नहीं है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कोई नहीं। तो कौन शामिल नहीं होता है? जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया?
तो वह था कौन? दिल्ली व पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है? तो भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया प्रति माह वेतन के तौर पर दिया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि पर क्या है? भारित है, यानी कि संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? पकाने को का दियो दशम म लास्ट में आर्टिकल क्या था? 61। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग लाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को इसकी 14 दिन पहले इसकी सूचना दे दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? कौन मंत्री? जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं बिल्कुल करते हैं, राज्य मंत्री उप मंत्री तीनों करते हैं, लेकिन स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और कौन कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। तो पहले आप देखिए निर्वाचक मंडल, यानी कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो निर्वाचन में ये आपका लोकसभा, ये आपका राज्यसभा, सभी निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है, और यहाँ क्या? विधानसभा। ये क्या करते हैं? इसके सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक में, लेकिन महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं? तो ये आपका है लोकसभा और ये है आपका राज्यसभा। इसके सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो, सभी भाग लेते हैं। तो कौन भाग नहीं ले रहा है इसके महाभियोग में? विधानसभा। राज्य की विधानसभा महाभियोग में भाग नहीं ले रहा है, तो महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है कौन सा? राज्य की विधानसभा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्या करा था कि निर्वाचक में तो भाग लेते हैं परंतु महाभियोग में नहीं, तो विधान परिषद तो निर्वाचक में ही भाग नहीं लेते हैं, तो फिर महाभियोग में कैसे आएंगे? लेकिन राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो आपके निर्वाचन में भाग लेते हैं किंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो जो राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया है वह संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? क्या वह न्यायिक प्रक्रिया है? क्या वह वैधानिक प्रक्रिया है? क्या वह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है? क्या वह काल्पनिक प्रक्रिया है? तो वह क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? यदि भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति दोनों अपने पद पे न हो किसी कारणवश,
केवल मृत्यु ही नहीं हो सकता है, किसी कारणवश यदि उनका दोनों का पद खाली है, राष्ट्रपति के पद पे कोई नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसे भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से अपना परामर्श ले सकता है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय यह बाध्य नहीं है कि इनको परामर्श दे ही, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अनुच्छेद, देखिए वही बात अनुच्छेद ने पूछ लिया है कि सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह आर्टिकल आपका है आर्टिकल 143 143। यह कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किंतु उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है कि परामर्श दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, वो तो अच्छा ये तो प्रश्न नहीं, ठीक है कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर खाली पद को भरने की समय सीमा क्या है? तो वैसे तो राष्ट्रपति का पद एक भी दिन के लिए खाली नहीं हो सकता है, जो उसका यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के अर्थात उच्चतम न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ होंगे न्यायाधीश, उनको नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन पद खाली नहीं रहता है। लेकिन नियुक्त तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके 6 महीने के अंदर, उसके 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करना क्या है, तय होता है। 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो वो निहित होती हैं राष्ट्रपति में। केवल औपचारिक है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक तो प्रधानमंत्री का है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? कार्यपालिका शक्तियां पकानिको का द्विदशम याद है आप लोगों को? भूल गया पकानिको का द्विदशम। तो कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? 53 में ना, 53 में। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति अपनी करते हैं शक्ति का प्रयोग किसको? अच्छा टाइपिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? किसके द्वारा करते हैं अपने शक्तियों का प्रयोग? तो वह करते हैं अपने अधीनस्थ जो भी अधिकारी होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया। यानी कि राष्ट्रपति तो केवल क्या है? औपचारिकता है। वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में, अर्थात अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के लिए जवाबदेह नहीं होंगे? यानी कि किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करवाया जा सकता है किसको? राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी को किसी भी न्यायालय में अपने पद पर रहते हुए मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है, न ही वहां उनको प्रस्तुत किया जा सकता है किसी वाद को लेके। और वाद कैसा होना चाहिए? फौजदारी होना चाहिए। वैसे दीवानी में तो जा सकते हैं, किंतु फौजदारी में नहीं जा सकते हैं। लेकिन न्यायालय द्वारा जवाबदेह नहीं होंगे, किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आपका 361 है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो वह करते हैं कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल। जब सत्र क्या होता है, संसद का जब सत्र शुरुआत होता है
तो राष्ट्रपति के हाथ में एक पर्चा थमा दिया जाता है और जो पूरे तरीके से जो मंत्री होते हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया होता है और बस उसी को पढ़ देते हैं कौन, राष्ट्रपति। हमारी सरकार ये करने वाली है, हमारी सरकार वो की, हमारी सरकार ये करने वाली है, मतलब कुछ भी जो लिख देते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है और राष्ट्रपति जी उसी को पढ़ के अपना अभिभाषण प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। यदि कोई भी बिल है या विधेयक है, वही बात हुआ, बिल कहें या विधेयक कहें, अगर वह लोकसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, अर्थात हस्ताक्षर नहीं करेंगे। किस आर्टिकल के तहत? तो वह आर्टिकल उनका है कौन, 111। कौन आर्टिकल? 111, आर्टिकल 111। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि विधेयकों को आपत्तियों सहित भेजना अथवा उसे रोककर रखना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्तियां हैं? तो उनकी क्या है, विवेकाधिकार है। क्या है, विवेकाधिकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे वैधानिक शब्दावली में जेवी वीटो अधिकार कहा गया। हाँ, एक ही व्यक्ति थे, डाक संशोधन विधेयक, आपको याद है डाक संशोधन विधेयक, जिसको ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था, जेबी वीटो का प्रयोग कर दिया था। वैसे विधेयक आज भी क्या हुआ है, पड़ा हुआ है, इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर एक भी प्रश्न पूछ सकता है कि जेबी वीटो का प्रयोग करने वाला भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो ज्ञानी जैल सिंह है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में, देखिए वही प्रश्न घुमा के पूछा है, घुमा के पूछा। देखिए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग किया था, कौन? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, 40 प्रश्न ही। आगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग कल के क्लास में देख लिया जाएगा। फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, अभी मिलते हैं अपने हिस्ट्री वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।